नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, घुसपैठियों को निकाला जा रहा है देश से। आतंकवादियों पर, नक्सलवादियों पर, अलगाववादियों पर नकेल कसी जा रही है। जो संदिग्ध हैं और देश विरोधी हैं, अब जैसे पीएफआई जैसे संगठन और तमाम दूसरे, उन पर नकेल कसी गई है, उन पर पाबंदी लगाई गई है। जो घोषित रूप से भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वो चाहे अमृतपाल हो, शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो, उनको जेल के सिंकचों के पीछे डाला गया है। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिए हैं कि जितनी भी अलग अलग देशों के साथ हमारी सरहदें लगी हुई हैं, वो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो चाहे चाइना के साथ लगी हुई कुछ सीमा है, कुछ क्या बहुत बड़ी सीमा है, और पाकिस्तान के साथ जो एलओसी है, वहाँ भी एलएसी पर भी जितने 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण है, उन सबको गिराया जाए। एफसीआरए बिल क्यों लाया जा रहा है, ये हम आप सब जान चुके हैं अब तक। जो ये आंदोलन जीवी, धरना जीवी, प्रदर्शन जीवी, इन पर नकेल कसने के लिए और जो विदेशी फंडिंग होती है, उसके रूट्स को बंद करने के लिए एफसीआरए बिल लाया जा रहा है। और आप ये तो जानते ही हैं कि जनरल विपिन रावत साहब ने एक बार कहा था कि भारत और चीन दो फ्रंट पर तो भारत को खतरा है ही, एक आधा फ्रंट भारत के भीतर भी है, वो भी एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है या बन चुका है। लेकिन अब तो ये भी फुल फ्रंट हो चुका है, आधा फ्रंट नहीं है। और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। इनसे निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को क्या करना चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही अनुभवी और जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, तब अवकाश प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनसे जुड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वैद साहब, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को जी। तो साहब, हम शुरू से ही शुरू करते हैं। ये जो कुछ हमने तमाशा देखा है, देश ने देखा है, दुनिया ने भी देख लिया जंतर मंतर पर, और अल्टीमेटली जिनको बहुत हल्के में लिया जा रहा था, जिन पर किसी तरह की चेक नहीं लगाई गई थी, कोई इंट्रोगेट नहीं किया गया था, वो एक केंद्रीय मंत्री को लेकर के बैठ गया। और हमने देखा कि एक दूसरे केंद्रीय मंत्री, बल्कि दो दो केंद्रीय मंत्री, जिनको अनुभवहीन माना जा रहा था, जो घोषित रूप से विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हुए पाए जा रहे हैं, उनके साथ बैठ करके टॉक्स कर रहे थे 3 दौर की। ये जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं इस समय देश में, इनको आप तटस्थ और स्वतंत्र भाव से कैसे देखते हैं? देखिए ओंकार जी, आपने सारा बताया कि किस तरह से फोर्सेस जो हैं वो देश के खिलाफ काम करती हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल सही। और इस सारी बैकग्राउंड में जो बात करते हैं पहले मुद्दे की, जो दिल्ली में हुआ, देखिए मेरा ये मानना है कि दीपके जो है ये यूएसए से वहाँ कुछ अरसे से था रिपोर्ट्स के मुताबिक, और काफ़ी देर से वहाँ था, और ये पहले आम आदमी पार्टी का शायद मीडिया हैंडल करता था। और जब ये आया कोई मेरे ख्याल 40 दिन पहले,
कोई महीना 1.5 महीना हुआ। तो इसको एयरपोर्ट पे परमिशन दे दी गई और कहा कि आप जंतर मंतर में बैठिए। मुझे लगता है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट थी या इस तरह की जो भी कि हालात इस लेवल तक आ जाएंगे और एक यूनियन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा और इतनी वायलेंस होगी, तो इसमें मुझे लगता है कहीं कमी रही है। और क्या जिनका काम था जो भी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब दोबारा आनी शुरू हुई है, पॉज हो गया था। आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी नेट में। तो क्या उन्होंने भारत सरकार को इस बारे में अपनी असेसमेंट दी थी, ब्रीफिंग की थी? मेरा ये मानना है कि शायद कहीं कोई ना कोई कमी रह गई थी, वरना अगर डीपीके जिस दिन यूएसए से आया था, अगर आप आईजीआई एयरपोर्ट पे उसको दबोच लेते या तो वहीं से पैक करके वापस यूएसए भेज देते, एक एसीपी को भेज के वहीं उसको अरेस्ट करते, क्या हो जाता? उसके 50-100 साथी आते, उनको गाड़ियों में भर के, मुझे लगता है या तो डिस्पर्स कर देना चाहिए था या थाने में ले जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होती। लेकिन नाउ दिस इज पोस्ट फैक्टो, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह से इसको बाहर के जो डीप स्टेट की बात की जाती है यूएसए की, और आप जानते हैं यूएसए का पिछला रिकॉर्ड, उनके अपने ही जो स्ट्रेटेजिक वो हैं एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि यूएस ने 100 कंट्री में रिजिम चेंज करवाया। और आपके नेबरहुड में भी हुआ, आपने देखा पाकिस्तान में इमरान को खान को कैसे किया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, आपने सब जगह देखा। तो ये जो अगर डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, इस पे सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किस तरह से, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को इकट्ठा किया। ये पहले जब वहाँ बैठा दीपके, तो इसके साथ वहाँ कुछ भी ज़्यादा लोग कोई ना आए ना कुछ था, और आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करता रहा, किस तरह से वहाँ से सारा ये ऑर्केस्ट्रेट हुआ और लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया गया कि आप इकट्ठे होइए, 20 तारीख को पहुंचिए, और उनको पूरा मैप दिया गया, उनको पूरा बताया गया कि कहाँ इकट्ठा होना है, उनको पूरा रूट बताया गया, उनको या ये तक बताया गया कि आपको जो लेबरर इकट्ठे किए दिल्ली के आसपास से, यूपी से, बिहार से, उनको 2-2 हज़ार रुपया, मैं इन्हीं के बयानों से बता रहा हूँ, 2-2 हज़ार रुपया दिया गया। और जो मिस्त्री 4-5 लेबरर को लाएगा उसको 4 हज़ार रुपया दिएगा। इस तरह के लोग लाए गए। आप दिल्ली पुलिस का जो फेशियल रिकग्निशन रिकॉर्ड है, आप उसी से अंदाजा लगाइए। उसने, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट कि 2 से 2,500 लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो वहाँ मैं एक सुन रहा था, एक यंग सा सिख बॉय था, शायद 20-21 साल का, सोशल मीडिया में देख रहा था। वो कहता मैं आया था यहाँ, मीडिया वाला उसको पूछता है कि आप क्यों यहाँ आए थे? मैं कहता मैं इसके बारे में सुना था, नीट के बारे में प्रोटेस्ट है, तो मैं भी यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ नीट का मुद्दा ही नहीं है, तो यहाँ तो बातें ही कुछ और हो रही हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे। तो आप, ये दिखाता है कि वहाँ एक्चुअली नीट के बच्चे तो मुश्किल से 10-15% थे। बाकी के सारे लोग दीपके के आह्वान पर, इसने जो सोशल मीडिया जो भी इसको पीछे चला, कैसे गैदरिंग इकट्ठी की गई, और वो भी उसी दिन इस सेशन में थी, तो उसका शुरू होना था उसका। तो ये जो हुआ, उसके बाद 400 पाकिस्तानी हैंडल्स को
दिल्ली पुलिस ने डीएक्टिवेट किया। देखिए आपके पड़ोस में ये क्या हो रहा है, खाना खाने का ऑर्डर हो रहा है जो कतर से, बांग्लादेश से, दुबई से और कनाडा से। कनाडा से, आप कनाडा हजारों की, से। हाँ, हजारों की तादाद में खाना इंतजाम। अच्छा, इनको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपको किस तरह से किस वकील को कांटेक्ट करना है, उसका नाम नंबर दिया जा रहा है। ये सारा क्या है? ये एक अगर साजिश नहीं है तो ये क्या है? तो इस मुझे लगता है इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए। और जिस तरह की वहां फिर मारपीट हुई, जिस तरह से इसके एक रिपोर्ट के मुताबिक 130 से ज्यादा लोग आपने देखा होगा। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी बीच में कट हेलो, जा रही आवाज है। आ रही मेरी? जी जी, थोड़ा सा बीच आई में थिंक इंटरनेट एक दो प्रॉब्लम कर शब्द रही है। तो एक दो शब्द कट जाते हैं, बाकी आ जी रही है। जी, तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस का आपने देखा, एक लेडी कांस्टेबल का पेट में बच्चा था, उसको डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि वी कांट सेव हिम, इज डेड। इसी तरह बहुत सारे आपने देखा, आरएएफ का एक जवान वर्चुअली इन्होंने उसको लिंच कर दिया था अगर उसके लोग बचाते नहीं। इसी तरह आपका वो जो एक आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट है, उसका हाथ तोड़ दिया। आपने देखा लेडी आरएएफ की जी हाँ, जी हाँ। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी, जिसमें स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जख्मी हुए। दो दो असिस्टेंट कमिश्नर तो 21 तारीख को हुए। तो कितने लोग, इसका दैट शोज कि सीनियर ऑफिसर्स मौके पे, ऐसा नहीं है कि लोअर रैंक्स को छोड़ दिया गया था। तो इतने लोग जख्मी हुए, इतनी दंगाई की गई, आपने तोड़ फोड़ की, मारपीट की, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, आपने जो मीडिया वालों को उनको मैन हैंडल किया। तो जब आप इस तरह की वायलेंस करते हो, अच्छा पुलिस की तो ये हालत है। पहले मैं इसकी बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि 140 करोड़ देश में कोई भी पुलिस वालों के लिए खड़ा नहीं होता। उनकी टुमारो, दिस इज नॉट द लास्ट प्रोटेस्ट टेकिंग प्लेस इन जंतर मंतर। ये और काकरोच पार्टी की भी कोई लास्ट वो प्रोटेस्ट नहीं है। इसके बाद क्या नहीं होगा, और इसी पुलिस से एक्सपेक्ट किया जाएगा जिनके लिए आज कोई भी बोलता नहीं। सरकार ने फैसला किया केसेस विड्रॉ कर लेंगे। मुझे नहीं लगता क्रिमिनल्स के खिलाफ केसेस विड्रॉ करने चाहिए। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, स्टूडेंट्स, हम सबके बच्चे स्टूडेंट हैं, आपके भी होंगे, हम सबको हमदर्दी। और अगर कहीं बच्चा गलत फंस भी जाए, और ये हमने अपनी जिंदगी में किया, क्योंकि उसका कैरियर खराब हो जाता है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको पासपोर्ट नहीं मिलता, तो उनका अगर हो भी कहीं गलती से आ भी गया हो तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनके कैरियर खराब से प्ले नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो है नहीं कि जिस तरह की हरकतें आपने देखी, सेक्सुअल परवर्शन आपने देखा, किस तरह के वो कर रहे हैं। ये क्या नीट नीट के बच्चे बहुत सेंसिबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। वो तो वो ऐसी हरकतें नहीं करते। ये वोक लोग हैं, ये जिन्होंने ये इस तरह की गंदगी की है, और ये क्रिमिनल है। तो अगर इस तरह के ऐसे लोगों को क्या बख्श देना चाहिए? जो 130 पुलिस वालों को सर फोड़े हैं, उनको, उनकी ये हालत करें, उनको पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़े। अच्छा, पुलिस का तो यह है, इफ यू डू यू आर डैम्ड, इफ यू डोंट डू यू आर डैम्ड। आप इन्होंने कहा कि हम मार्च करेंगे पार्लियामेंट। इमेजिन करिए अगर पार्लियामेंट जा रहा होता ये हजूम और इसको रोका नहीं जाता, तो फिर राहुल गांधी क्या बोलते, उनका क्या हालत होता वहां। ये अगर अराजकता फैलाने वाले पार्लियामेंट में घुस जाते तो क्या होता। तो पुलिस को रोकना ही था और कोई ऑप्शन नहीं है। वरना आप वहां फिर तो एलिगेशन ये लगती कि पुलिस फेलियर हो गया, तो आपने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो आप उनको सस्पेंड करिए, इनको डिसमिस करिए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को कार्रवाई करनी है। जिस तरह के ये गुंडाई इन्होंने की है, वहां अराजकता फैलाई है, तो अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो फिर उनके पर सवाल उठाए जाते। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी स्थिति जब इस तरह की वायलेंस होती है, वहां इनफैक्ट कैजुअलिटीज होने का खतरा था। आप जब
इस तरह की कहीं इतनी वायलेंस जब हो जाए, इतने सीनियर अफसरों को के सर फोड़े जाएं, लिंचिंग हो रही है आरएएफ की, तो वहां गोली भी चल सकती थी। शुक्र शुक्र है कि गोली नहीं चली, शुक्र है कि कुछ लोग नहीं मरे। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो चाहती थी कि 5-7 लोग मर जाएं ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये अराजकता फैल जाए। और कुछ एलिमेंट्स जिनकी आप बात कर रहे थे, पीएफआई वाले, जो जो एक्ट अमेंडमेंट आ रही है एफसीआरए में, उनमें बहुत सारों को तकलीफ है। मैं उस पर अब टाइम ज़्यादा नहीं करना चाहता। लोग जानते हैं एफसीआरए क्या है, किस तरह से करोड़ों रुपया पंप इन किया जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 लाख करोड़ रुपया एंड इसको आता है डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के नाम पे, और पता नहीं चलाने के लिए। तो किस तरह से यहाँ धर्म परिवर्तन किया जाता है। अगर उन ऐसे कानून बनेंगे, बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को बाहर भेजा जाएगा, ये सारी कानून जो बनाए जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं देश के लिए, और जिस तरह से होम मिनिस्टर इसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं जो मोदी जी की नीति के मुताबिक, तो इसको डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं। 0.5 आपने ठीक कहा, ये 0.5 नहीं रहा, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिन जो जो एक एज डेंजरस। और देखिए आपने ऑलमोस्ट ये जो नेक्सलिज्म था ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 95% विल से इट। अब इसके रेमिनेंट्स रहे। जम्मू कश्मीर में 70-80% वायलेंस डाउन हो गई है, थोड़ा बहुत एलिमेंट्स बचे हैं, ऑलमोस्ट उसको काफी कंट्रोल कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट में तो ये सब पीएफआई पर जो एक्शन हुआ, जिस तरह उनका प्लान था कि इस्लामिक रूल इंडिया में लाएंगे, ये सारी चीजों से बहुत सारों को तकलीफ है और वो नहीं चाहेंगे ये सारा कुछ है। आपने देखा किस तरह से गंदे गंदे शब्द यूज किए जा रहे हैं। मोदी, वो ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओनली बीजेपी, ही इज प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ पीपल, यू कांट यूज सच वर्ड्स। और किस तरह का देश को तोड़ने की बातें की जा रही है। तो ये सारी फोर्सेस अगर यहाँ सक्रिय हैं तो उसके खिलाफ मुझे लगता है ये जो एक सख्त इन्वेस्टिगेशन और डिटेल इन्वेस्टिगेशन और सख्त एक्शन की ज़रूरत है। और पुलिस ने जो किया, मैं तो कहूँगा हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पे भी इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि मैंने 35 साल यहाँ जम्मू कश्मीर में इससे भी कई गुना बदतर सिचुएशन देखी है। और ये तो जो एक हुआ, ऐसे वहाँ बुरहान वानी के बाद 50 जगह पर ऐसी हालात होते थे। तो ये जो उसमें नेचुरली जब इस तरह की अराजकता फैली जाती है, इस तरह की पत्थरबाजी होती है, तो ऑब्वियसली पुलिस का फोर्स का वो एसओपी पूरी फॉलो की जाती है। ऐसा नहीं है, इसको डिक्लेयर किया जाता है कि अनलॉफुल असेंबली, वार्निंग दी जाती है डिस्पर्स करिए। उसके बाद हो सके तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उससे नहीं रुकता है फिर टीयर गैस यूज़ होती है। वो मैंने देखा वहाँ टीयर गैस यूज़ हुई। उसके बाद अगर वो तब भी नहीं कंट्रोल हुआ, लाठी चार्ज किया जाता है। लाठी चार्ज भी अगर नहीं काम करेगा तो फिर आप रबड़ बुलेट्स या पैलेट गन यूज़ करते हैं। हालांकि पैलेट गन की भी कुछ एलिगेशन कोई लगाता है, हालांकि दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने क्लियरली कहा कि हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो वी हैव टू बिलीव देम। देवर, मैं तो जम्मू से नहीं कह सकता, आप हम दूर से देख रहे हैं। तो जो मौके पे हैं, इफ दे आर सेइंग, यू हैव टू बिलीव दैम। तो किस तरह से उसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी उस बंदे को ला रहे हैं यहाँ जी आँख के नीचे लगी। तो अगर वो कह रहे हैं हमने यूज ही नहीं किया, तो आप उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी, पता लग जाएगा कि कोई अगर फायर कर रहा है तो। अच्छा, इसका रिकॉर्ड भी होता है जब ये सारा आपको टीयर गैस, एम्यूनिशन, ये सारा इशू होता है। तो जब हालात ठीक हो जाते हैं, जब अब वहाँ जंतर मंतर में कुछ भी नहीं है, डिस्पर्स हो गए, तो नेचुरली डिपॉजिट किए होंगे। तो वहाँ आदमी बताता है इतने टीयर गैस सेल मैंने यूज किए, तो डिपॉजिट किया होगा। अगर किसी ने पैलेट गन यूज की है, तो मैं कहता हूँ अगर यूज भी की है तो गोली तो नहीं मारी। गोली से खतरा होता है आदमी मर जाने का, भाई आदमी की जान चली जाती है। तो वो तो 4-5 लोग अगर ऐसे इतना उपद्रववाद करोगे, 4-5 लोग मर जाते, पूरी अराजकता हो जाती। तो वो तो फिर मुझे लगता है कुछ लोग तो वेट कर रहे थे कि नहीं। ठीक है जी।
तो ये है हालात। इसको मैं तो कहूँगा कि पुलिस कमिश्नर और जो पॉलिटिकल लेवल पे होम मिनिस्टर साहब डायरेक्टली देख रहे होंगे, तो उनको मुबारकबाद है कि किलिंग नहीं हुई। मुझे अप्रीहेंशन थी इस लेवल की वायलेंस में, किलिंग का खतरा। अच्छा, दिल्ली पुलिस वाले जो जख्मी हुए उनके लिए कोई नहीं जा रहा है क्या? इसको वो दिल्ली पुलिस सिर्फ होम मिनिस्टर साहब की है या मोदी जी की है क्या? वो सारे देश की है, और लीडर ऑफ अपोजिशन की नहीं है क्या? इनको देखने जाना चाहिए हॉस्पिटल में और उनसे बातचीत करनी चाहिए। वो इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लड़े हैं। वो किसी पर्सनल किसी का काम नहीं कर रहे। तो उसको इनफैक्ट होम मिनिस्टर साहब को पर्सनली जाना, मैंने देखा पुलिस कमिश्नर उनके हाल पूछने गए हुए थे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा होम मिनिस्टर साहब को विजिट करना चाहिए हॉस्पिटल में, इनकी हेल्थ के बारे में इंक्वायर करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। और अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी जाना चाहिए। उनको मैच्योरिटी होनी चाहिए, जाए वहां सोनिया गांधी को जाए। सिर्फ आप अराजकताओं की फेवर कर रहे हो। दिल्ली पुलिस आपकी नहीं है क्या? आपकी सिक्योरिटी नहीं करती है क्या? आप हटा दीजिए, फिर आप रहिए उनके बगैर, तब तो आप चिल्लाने लगते हैं। तो ये जो इसका है, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सभी को, इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और आप सबको, कि इस देश में 1947 से, जब से देश आजाद हुआ है, लगभग 35,000 पुलिस कर्मियों ने, उसमें स्टेट पुलिस भी है, सीएपीएफ भी है, सभी फोर्सेस हैं, 35,000 लोगों ने अपनी जान निशावर की है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसमें जम्मू कश्मीर का टेररिज्म भी आ जाता है, उसमें लेफ्ट विंग टेररिज्म भी आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट भी आ जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने के लिए लोग कुर्बानी। 35,000, जो 3 वॉर में इतने फौजी नहीं मरे। 35,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो दिस एक्चुअली कम्स एट अ वेरी हैवी कास्ट। इंटरनल सिक्योरिटी, जो पीस आप देखते हैं, आप चाहते हैं कि पुलिस डिमोरलाइज हो जाए, और वही हो जो बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ। और अगर आप इसको डिमोरलाइज करेंगे और गुंडाइयों को फेवर करेंगे और पुलिस को डिमोरलाइज करेंगे, तो फिर अगर पुलिस इनसे डील नहीं करेगी तो उसका नतीजा आप जानते हैं क्या होगा। देश में, पूरे देश में अराजकता होगी, लॉलेसनेस होगी, जिसका मन करेगा वो करेगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा देश बने? तो ये स्थिति है। मुझे लगता है लोगों को खड़ा होना चाहिए। पुलिस बहुत बड़ी कुर्बानी इस देश को सुरक्षित रखने के लिए देती है। 35,000 लोगों ने आज तक देश को सुरक्षित रखा अपनी जान निशावर करके। उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए देश को। जी वैसे सब ये थर्ड फ्रंट जो फ्रस्ट्रेटेड भी है, देश विरोधी ताकतों का एक तरीके से टूल भी बनता जा रहा है, जमावड़ा भी है। ठीक है, चीन और पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, हमारी तैयारी है, हमारी सेनाओं की तैयारी है, और जो भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं जो सरहदों की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, वो देख ही रहे हैं, देख ही लेंगे। लेकिन ये जो भीतर की चुनौती है, ये कम से कम 4 मौके ऐसे आ चुके हैं, ये 5वां मौका था। एक हमने देखा था शाहीन बाग में, एक हमने देखा था 13 महीने के उस तथाकथित किसान आंदोलन में, तीसरा देखा था, उसको मैं थोड़ा सा माइल्ड करके चलता हूँ, महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना, लेकिन उसके पीछे भी मकसद तो यही था। और फिर शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर, और अब ये जंतर मंतर पर। सबसे गंभीर बात पता है क्या है? ये जो विपक्षी दल जो अलग अलग राज्यों में लगातार हार का सामना कर रहे हैं अपने करतूतों की वजह से, शायद वो इन तमाम ताकतों को कवर फायर दे रहे हैं। ये उनके साथ खड़े होते हैं। आपने जिक्र किया है अभी कि वो पैलेट गन का एक बहाना लेकर के और उस युवक को लेकर के कैमरों के सामने आ गए। देखिए, 2 मेरे विचार से गंभीर
चीज़ें हुई हैं इस आंदोलन के दौरान। बाकी चीज़ें तो ये है कि वो पहले भी होती रही हैं और फोर्स और प्रशासन और सरकार उनसे अपने तरीके से निपटती रही है। एक गंभीर बात ये हुई है कि पुलिस के अधिकारियों पर भी हाथ छोड़े गए हैं और जो कमी सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कि अभी तक होम मिनिस्टर सार्वजनिक रूप से निकल करके सामने नहीं आए हैं, शायद आ जाएं। दूसरी बड़ी और गंभीर घटना हुई है प्रधानमंत्री के आवास की चौखट तक पहुंच जाना। क्या ये दोनों बहुत गंभीर चीजें नहीं हैं? बिल्कुल, देखिए ओंकार जी, दोनों बहुत गंभीर बातें हैं। देखिए जिस तरह से राहुल गांधी उस दिन प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस पे चले गए, देखिए वहाँ सेक्शन 144 लगा होता है और वहाँ 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं होती है। और राहुल गांधी जो खुद उनका परिवार में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पिताजी, उनके दादी, उनके उनके क्या नाना बोलेंगे उनको, नायडू जी को, और सोनिया गांधी तो सुपर प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो वो उनको तो ये मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट उसके अपने पिताजी राजीव गांधी जो है वो एक रैली में एक सुसाइड बॉम्बर ने उड़ाया था, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे आदमी को तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के घर में मॉब लेके जाना, घर के बाहर लेके जाना कि क्या मायने रहते हैं। और अगर उसमें, मैं उस दिन भी कह रहा था, मुझे किसी मीडिया वाले ने पूछा, इमेजिन अगर इसकी आड़ लेकर कोई सुसाइड बॉम्बर और उसके साथ 2-3 आदमी घुस जाते और वो मौके का फायदा लेके सुसाइड बॉम्बर, आप जानते हैं किस तरह से उन संतरियों को उड़ाते हैं। मैंने ये जम्मू कश्मीर में देखा है, हमारे साथ हुआ है। और फिर 2-3 लोग हथियारधारी अंदर घुस जाते। इमेजिन दुनिया में आकार क्या हो। या आप ऐसा चाहते हो कि जो प्रधानमंत्री का घर बांग्लादेश में लूटा गया, नेपाल में उसके साथ जो हुआ, या श्रीलंका में, या तो फिर ऐसा चाहते हो आप? तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। इस पे उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का दोबारा नहीं होना चाहिए रिपीट। तो आजकल प्रोजेक्टाइल का ज़माना है, ड्रोन। आप बताइए कोई वहाँ इतने पास आ जाए और वो ड्रोन से हमला कर दे, तो ये क्या उसकी रिपरकशंस हो। तो ये बहुत सीरियस बात थी। मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरा जो आपने कहा होम मिनिस्टर साहब का, वो बड़े प्रोएक्टिव हैं और उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो बांग्लादेश की बॉर्डर की फेंसिंग हो, चाहे 370 हटाना हो, सीए को एक्ट को लाना हो, या आज हर स्टेट में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, किस तरह से आपने देखा वो वक़्फ़ एक्ट को अमेंड करवाया। तो बहुत सारी ताकतों को उन्होंने जो इस देश को तोड़ना चाहती थी उसको रोका है। और किस तरह से एफसीआरए के लिए अब वो मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से हज़ारों लाखों करोड़ जो आ रहा है। सिर्फ उसमें अमेंडमेंट ये लाई कि आप एंड यूज़ तो बताइए क्या कर रहे हैं, और अकाउंट डालिए, अकाउंट उठा डालिए। ये नहीं कि आप अंधाधुंध पैसा लाइए और जो मर्जी करिए, यहाँ आप धर्म परिवर्तन करवाइए और क्या क्या करिए। दूसरा डेमोग्राफी चेंज, अभी मैं देख रहा था होम मिनिस्टर साहब टूर कर रहे थे सारे बॉर्डर्स के इलाके में, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, किस तरह से बॉर्डर इलाकों में जो डेमोग्राफी है वो बदली जा रही है। जो नॉर्मल देश की 80-20 एवरेज है उसको रिवर्स कर दिया गया। कुछ एरियाज में तो 90% वो लोग हैं जो एक्चुअली इंडियन है। और डेमोग्राफी इज एवरीथिंग एंड ही अंडरस्टैंड्स इसकी क्या रिपरकशन, इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नेपाल बॉर्डर में क्या हो रहा है,
जम्मू जम्मू में क्या हो रहा है, रोहिंग्यास कैसे सेटल किए गए, राजस्थान में क्या हो रहा है। तो आई एम ग्लैड दैट होम मिनिस्टर साहब अंडरस्टैंड्स ऑल दिस एंड ही इज वर्किंग ऑन इट, और डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एसपी और उनके पुलिस चीफ और डायरेक्टर आईबी को बैठा के इस पर काफी विचार विमर्श किया कि इसको कैसे डील करना है। तो पीएफआई को किस तरह से उन्होंने किया, हालांकि पीएफआई जो है वो एक दूसरे नाम अपना नाम बदल के एसडीपीआई के नाम से उनकी एक यूनिट सक्रिय है अभी, पॉलिटिकल सर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनको भी रोकने के लिए इस देश में बहुत करना पड़ेगा। तो इस तरह की ताकतें हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा आए दिन मॉड्यूल्स मिलते हैं, टेरर मॉड्यूल्स। आपने गुजरात में देखा, यूपी में देखा, हैदराबाद में देखा, बहुत सारे टेरर मॉड्यूल्स आपको, जो फेमस नोटोरियस वाला वो डॉक्टर वाला मॉड्यूल जिसने बम ब्लास्ट किया। तो इस तरह के कितने मॉड्यूल्स अनअर्थ हो रहे हैं और हम नहीं जानते, और कितने मॉड्यूल इस तरह के देश में ऑलरेडी चल रहे हैं जो हमारी नजर से अभी नजर में नहीं पड़े। और मैं बार बार कहता हूं कि हजारों, क्या आई थिंक एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ 3 लाख मदरसाज हैं इस कंट्री में। एक एस्टिमेट, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लीगल और इलीगल। तो एक मदरसा में अगर 1,000 बच्चा रफ एस्टिमेट लीजिए, तो आप कितने बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जो देश से नफरत सिखा, देशवासियों को मारने की बात करती है, काफिर वाली पढ़ाई पढ़ाते हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये आपके देश के बच्चे हैं, मैं बार बार इसका कहता हूँ। ये ऑनलाइन वाली रेडिकलाइजेशन छोड़िए, जो आप इनको एजुकेशन दे रहे हो, उसके लिए हमने क्या सुधार किया। मुझे लगता है उस पर वर्कआउट करने और रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्या जो ये चीज आप सिंगापुर में, दुबई में कर सकते हैं, क्या आप ये चीज चाइना में कर सकते हैं जो आप भारत में कर रहे हैं। इसको, ये आपके बच्चे हैं जिनको आप नफरत सिखा रहे हो। वो कल को उन्हीं को पाकिस्तान यूज करता है। आज बांग्लादेश की हालत देखिए, जो शेख हसीना के वक्त आपका एक मतलब काफी उस तरफ से चिंता का विषय नहीं था, आज वहां हालत देखिए, आज किस तरह से वहां जमाते इस्लामी सक्रिय हुई है, और वहां टेरर आउटफिट्स, आईएसआई की गतिविधियां आपके चिकन नेक के पास चल रही हैं। वहां भी हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, आर्मी की डिप्लॉयमेंट को बेटर किया है, चिकन नेक को थोड़ा वाइडन किया है। तो ये सारी जो थ्रेट हैं, और जिस तरह से यूनस ने और चाइना स्टेटमेंट दिया कि 7 स्टेट्स को, और आप इनकी बात कर रहे हैं, शर्जिल इमाम और क्या नाम है दूसरे का, उमर खालिद। अगर आप रॉयट्स कराएंगे दिल्ली में और 50 लोग मर जाएंगे, तो क्या आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना। ममदानी, वो जो मेयर बना है न्यूयॉर्क में, उसको कंपेयर करता है किसके साथ, जो साउथ अफ्रीका के जो नोबेल विनर हैं, क्या नाम उनका, नेल्सन मंडेला। बताइए मुझे, तो किस तरह से वो वहां से शय दे रहा है। ये मतलब एक आदमी यहाँ राइट्स कराए दिल्ली की, भारत की कैपिटल में, और 50 लोग मर गए, जिसमें एक आईबी अफसर भी था, उसमें सजा मिली है उसको। वो जो कारपोरेटर था इनका, ये जो क्या बोलते हैं पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो हाँ, और वो दूसरा वो कहता है कि मैं आप 1 लाख का क्राउड लाइए, मैं नॉर्थ ईस्ट को काट दूंगा भारत से। ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए। क्या फिर इसका मतलब कोई कानून नहीं है इस देश में? तो आप इस तरह की ताकतें, ये आपको, आप चाइना, आप सोचते हैं खुश है आपसे। चाइना जो है वो, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई डाउट नहीं है, जहां तक हमारी फौज का सवाल है और पैरामिलिट्री का सवाल है, वो इनको डील कर लेंगे, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी, और इवन बांग्लादेश विच इज इमर्जिंग एज ए थ्रेट। बट ये जो अंदर करवा रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं जो आप फॉलोअर हैं आपके चाइना के, क्या उसको पसंद आएगा
जिस तरह से वो अपने आप को दादा समझता था पूरे एशिया का कि मैं ही सोल पावर हूँ, उसको आप इमर्ज कर रहे हो, फोर्थ लार्जेस्ट ऑलरेडी बन गए हो, थर्ड लार्जेस्ट बन रहे हो। तो जिस तरह से आप जिस तरह उसने हमारी घेराबंदी की, सारे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाई, पाकिस्तान को तो हमारे खिलाफ यूज ही करता है। अब आपने ब्रह्मोस आपसे मांग रहा है कौन? आपसे इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, जिनको वो धाड़ा करता था, इंडो पैसिफिक में वो अपनी दादागिरी करता था। क्या वो चाइना को पसंद आएगा कि उसका ही रिवर्स वो हो रहा है घेराबंदी? और जो आप निकोबार में अब एयर स्ट्रिप बना रहे हैं और जो डेवलप कर रहे हैं उसको, तो चाइना की सारा ट्रेड और तेल पर नजर रहेगी। अब वो उसको काउंटर करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे उसने पाकिस्तान में बनाया, वो इसी तरह यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश में बना रहा है। ये जो अभी पिछली बार बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर वहां गया था, जो कि एक हमेशा रीत रही है कि इंडिया में विजिट करता है, वो पहले चाइना गया, वहां इस पर डिस्कशन हुई है। तो क्या चाइना को अच्छा लगेगा? तो चाइना भी अंदरूनी हालात को बिगाड़ना चाहता है। यूएस का तो आप जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी अच्छा अच्छा मुंह पे बोले, मोदी इज ए ब्यूटीफुल फ्रेंड एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बट पीछे से क्या आसिम मुनीर को किस तरह से व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच हो रहा है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और क्या कितने मिलियन डॉलर इनको दे दो। अब पाकिस्तान $10 बिलियन उनसे चाहता है बिकॉज ऑफ मध्यस्थता कराई। तो ये जो सारी वो हैं, तो उनका अंदर से डीप स्टेट क्या क्या कराती होगी उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। जो आपका वो पॉइंट था कि अपोजिशन लीडर्स, इसीलिए इनकी ये हालत है। आई एम सॉरी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनका जो रवैया है, ठीक है, मोदी से नफरत है, आई अंडरस्टैंड, आप मोदी को गिराना चाहते हैं, गिराइए, पॉलिटिक्स जरूर खेलिए, बट देश के खिलाफ मत करिए। वो कोई पसंद नहीं करता, वो वही जो 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 वही एलिमेंट्स हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं। उनके वोट चाहिए तो ले लो। जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो चाहे वो पीएफआई के फॉलोअर हैं, चाहे वो चाइनी के फॉलोअर हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो नेक्सलाइट हैं, जो जो ये सारे एफसीआरए एक्ट से परेशान हैं, जो इन चीज़ों से जो जो परेशान है, जो कानून बने हैं, चाहे आपका वक्फ एक्ट वाला जिसमें बहुत सारों को तकलीफ हुई है, तो वो लोग आई अंडरस्टैंड, बट देन यू कैनॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर, यू कैनॉट कम इन पावर। तो आपको देश के बारे में, आम आदमी चाहता है कि मेरे देश को स्ट्रांग, मैं आपको आपके माध्यम से इन अपोजिशन लीडर्स को बताना चाहता हूं, आम आदमी की भावना है कि मेरे देश को प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे मोदी करे, चाहे राहुल गांधी करे, चाहे अखिलेश यादव करे, या ममता बनर्जी करे, या वो जो तमिलनाडु का है करुणानिधि का स्टालिन बेटा, वो करे। हमें किसी को, देश के आदमी को किसी से नफरत नहीं है, वो चाहते हैं मेरे देश की सुरक्षा करेंगे। तो लेकिन अगर आप इन लोगों के हाथ में खेलोगे और देश के खिलाफ काम करोगे, तो आपको पावर में नहीं आने देगी ये देश की जनता। ये मैं भावना देश की, आम आदमी की, इनको बता रहा हूं जी। आखिर में मैं केवल इतनी बात कहूंगा, अभी डीजी साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बस संकेत दिया और फिर वो अपनी बात पे आगे निकल गए। उन्होंने मॉड्यूल्स का जिक्र किया। पिछले दिनों, पिछले कुछ महीनों के भीतर ही देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग बड़े छोटे शहरों से, जो यहाँ पर स्लीपर सेल के रूप में या मॉड्यूल के रूप में पड़े हुए थे, उनको गिरफ्तार करने का बहुत बड़ा काम किया है। ये जो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि नक्सलवाद खत्म कर दिया मोदी जी ने, आतंकवाद खत्म कर दिया, और अमित शाह साहब, कौन नीचे कौन करता है ये काम? ये पुलिस फोर्स करती है, ये जांच एजेंसियां करती हैं, ये खुफिया एजेंसियां करती हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है
जब इनकी गतिविधियां पकड़ में आ जाती हैं तो फिर उसके बाद टीमें बनाई जाती हैं, एक स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाते हैं हर जगह। तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम के आखिर में जो आम लोग हैं इस देश के, जो इस देश की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत कुछ झेल चुके अतीत में, उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि कहीं भी अगर फोर्स के साथ मिसबिहेव हो रहा है, किसी ऑफिसर के ऊपर अगर कोई अटैक करने का दुस्साहस कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े होइए और आवाज उठाइए। इस फोर्स को सुरक्षित रखना ही जिम्मेदारी नहीं है, उनका सम्मान और उनका मनोबल बना रहे, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर अपने विचार रखे। धन्यवाद ओंकार जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये धन्यवाद। चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।